हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज टॉपिक का नया शुरू करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी का। तो देखते हैं हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज। लेट अस सी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, किस तरह से वॉन प्रिचर्ड मेयर फोर्ट ने अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया था। तो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का शुरुआत हुई थी। ओके, तो हमने ट्राइब्स की एग्जाम्पल भी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल। किस तरह से सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है, सोशल क्लास को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी क्या चीज़ है। सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे, लॉ एंड जस्टिस किस तरह से होता है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल है क्या बेसिकली? सोशल कंट्रोल एक बेसिकली ऑजबर्न एंड निम्कॉफ ने डिफाइन किया था सोशल कंट्रोल को। ठीक है, तो क्या कहा था ऑजबर्न एंड निम्कॉफ ने? इन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। कंट्रोल कैसे करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी ताकि ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो सोसाइटी का प्रेशर होता है। किसने कहा? निम्कॉफ एंड ऑजबर्न एंड निम्कॉफ। ओके, तो अब ये है कि सिग्निफिकेंस तो है ही है इसकी सोसाइटी की, क्योंकि अब सोसाइटी बनी है, क्योंकि सोसाइटी लोग रह रहे हैं, तो यूटिलिटी है सोसाइटी की। क्योंकि यूटिलिटी, तो अब सोसाइटी का काम क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो अब वैल्यूज़ आइडेंटिटी को प्रिजर्व कैसे करेगा? जब तक वो कंट्रोल करेगा। कंट्रोल के लिए क्या? वो कुछ रूल्स बनाएगा, कुछ रेगुलेशंस बनाएगा, ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। तो हम वो रूल्स क्या करते हैं? सोसाइटी की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो ऑजबर्न एंड निम्कॉफ ने प्रेशर के थ्रू डिफाइन किया सोशल कंट्रोल को। तो इसकी सिग्निफिकेंस भी हमने देख ली कि क्या है सिग्निफिकेंस। ओके, तो अब किस तरह का सोशल कंट्रोल हमें देखने को मिलता है? सोशल कंट्रोल, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल होता है, एक होता है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन से बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। जैसे अब आप सोसाइटी में अपनी फैमिली देखी होगी, स्कूल देखा होगा, तो ये बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ओके, तो पेरेंट्स हो गए, नेबर्स हो गए, टीचर्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, ये सारे डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। और अब क्या होता है कि डिस्टेंस से जब हम सोशल कंट्रोल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि हमारे कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं। तो कस्टम्स और ट्रेडिशन के द्वारा हम जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। ओके, तो ये डिफाइन किया था कार्ल मैनहिम ने सोशल कंट्रोल को। ओके, हमने ऑजबर और निम्कोव की डेफिनेशन देख ली, कार्ल मैन के लोगों ने डिफाइन किया था वो देख लिया। फिर उसके बाद हमने सोशल कंट्रोल कहा था, एक बुरविच है, उन्होंने भी सोशल कंट्रोल को डिफाइन किया। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम जो है डेमोक्रेटिक वे से, ऑर्गेनाइज्ड वे से कंट्रोल को करते हैं सोसाइटी में। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे। हम क्या करते हैं, हम कल्चर के बारे में, जैसे हमने ऊपर देखा ट्रेडिशन कल्चर, इसको अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल भी कहा जाता है। कल्चर, और उसके बाद होता है स्पॉन्टेनियस कंट्रोल। स्पॉन्टेनियस कंट्रोल ये होगा कि अब रूल्स रेगुलेशंस वैल्यूज नॉर्म्स की वजह से स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल होता है। एक होता है मोर स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल। मोर स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल क्या होता है कि जब आप डिज़ायर्स हैं, है ना, आपकी ग्रुप में है, तो ग्रुप में जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं वो भी आपको स्पॉन्टेनियस जो है वो, सॉरी, सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है।
तो सोशल कंट्रोल हमें ऑर्गेनाइज्ड भी मिलता है, हमें डिसऑर्गेनाइज्ड भी मिलता है, हमें डायरेक्ट भी देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट भी देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस भी मिलता है और नॉन स्पॉन्टेनियस भी मिलता है। और एक होता है पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, एक होता है नेगेटिव सोशल कंट्रोल। तो हम पॉजिटिव वे में कंट्रोल कैसे करेंगे, हम रिवार्ड देंगे, है ना, उससे उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सोशल कंट्रोल। और हम पनिश करें तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सोशल कंट्रोल। अब हम फॉर्म्स क्या है सोशल कंट्रोल के, तो किस तरह से हमने देखा, हम ट्रेडिशंस के थ्रू सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, हम डेमोक्रेसी के थ्रू सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली के थ्रू, स्कूल के थ्रू हम सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्म्स के थ्रू, वैल्यूज़ के थ्रू हम सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो रिलीजन भी एक काम होता है सोशल कंट्रोल करने का। ओके, एजुकेशन है, लॉ है, फैमिली है, एजुकेशन है, नेबर है, पब्लिकहुड है, तो प्रेस भी है। तो ये सारे के सारे सोशल कंट्रोल करने के काम के आते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं सोशल सैंक्शंस क्या होती हैं और सोशल नॉर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो सोशल सैंक्शंस क्या चीज़ होती है, तो सोशल हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसके बेस पे, हम सैंक्शंस के बेस पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम सोशल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सैंक्शन के बेस पे। हम क्या करते हैं, कोई कोई पर्सन कोई कुछ काम करता है तो हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो उसको रिएक्शन को जो है वो जब करती है सोसाइटी, उसको हम बोलते हैं सैंक्शंस। जैसे हम सुनते हैं ना सोशल सैंक्शन। तो नॉर्म्स तो पहले सेटअप होते हैं, उसके बाद अगर नॉर्म्स के विपरीत कोई जाता है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, डिसोबे करता है, तो हम उसके बाद हम क्या करते हैं, सोशल नॉर्म्स के बाद हम सोशल सैंक्शंस लगाते हैं, रिएक्शन करते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ मेजर्स लेते हैं, जिससे हम उसको पनिश कर सकें, उसको करेक्ट कर सकें। ओके, तो सैंक्शंस हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो, जब हमारे एक्शंस जो हैं वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं तो हमें रिवार्ड मिलता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सैंक्शन। और जब हम अपने जो हमारे एक्शंस हैं, हम अपने एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं सोसाइटी के हमारे पर, अगर उसको हम फुलफिल ना करें तो हमें नेगेटिव सैंक्शन मिलती है। तो पॉजिटिव सैंक्शंस हम प्रेज भी कर सकते हैं, है ना। तो नेगेटिव सैंक्शन में हम क्या करते हैं, हम पीनल लॉ होता है, हम उसको पनिशमेंट भी कर दे सकते हैं। ओके, उसको राइट से बेदखल भी कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, सोशल नॉर्म्स देखेंगे। सोशल सैंक्शंस हमने पढ़ दिया, सोशल नॉर्म्स क्या होता है। अब सोशल नॉर्म्स क्या है बेसिकली कि कि ये वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है सोसाइटी में। अगर हम अच्छे से बिहेव करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवार्ड की फॉर्म में होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं करेंगे तो जो सोसाइटी है वो रिएक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंसेस। तो नॉर्म्स क्या है, हमें डिफाइन करता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है सोसाइटी में। ओके, तो चार तरह के सोशल नॉर्म्स होते हैं। एक होता है फॉक वेज। फॉक वेज क्या होता है, जैसे आप जब बैंक में जाते हैं तो कैश काउंटर पे जाते हैं, अपने क्यू में खड़े होना है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉक वेज। फॉक वेज क्या है, एवरीडे लाइफ में हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो हम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर हैं, जो हम अपनाते हैं एवरीडे लाइफ में, उसको हम बोलते हैं फॉक वेज। ओके, और मोर्स क्या होते हैं, मोर्स होता है ये स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर होता है ना। जैसे ब्लैक और colored clothing in a funeral, where the concerned culture may expect people to wear white as a sign of mourning। अगर हम funeral में
अगर कल्चर कहता है कि आपको वाइट ड्रेस पहननी है, ठीक है, तो आपको वाइट ड्रेस पहननी पड़ेगी। इट इज़ कॉल्ड मोम्स। ये स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर, आप ब्लैक ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। ओके, दिस इज कॉल्ड मोम्स, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। फॉकवेज भी हमारा, हम एवरीडे लाइफ में जो हम बिहेवियर करते हैं, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं फॉकवेज। मोर्स होता है स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर होता है। टैबूज क्या होता है? टैबूज बेसिकली ये नेगेटिव, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ये बिहेवियर जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। मोर स्ट्रिक्ट होता है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर अगर हम टैबूज को अगर हम वायलेट करते हैं तो हमें सोसाइटी से बेदखल किया जा सकता है ना। तो अब बड़े सारे कल्चर्स में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो टैबू है ना। प्रोमिस्क्यूटी टैबू है। और अगर कोई ऐसे काम में करता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन लिया जाता है, या गेट, ठीक है। उसके बाद लॉस। लॉस बेसिकली रूल्स बनाए होते हैं गवर्नमेंट ने कि आपको सिटीजन्स को उस रूल्स को, लॉज को ओबेल करना है। वायलेटिंग जो है, अगर रूल्स की वायलेशन होगी तो लीगल एक्शन होएगा। ओके, जैसे फिजिकली इंजरिंग अदर पर्सन, ये क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ। तो हमने 4 तरह के हमने नॉर्म्स देखा कि हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, नॉर्म्स। तो 4 तरह के सोशल नॉर्म्स हैं, फोकस है, ये नॉर्मल है, स्ट्रिक्टनेस उसमें इतनी नहीं होती है। उसके बाद मोर्स आता है जहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर। उसके बाद टैबूस आता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर। उसके बाद लॉस आते हैं। लॉस एक कॉमन रूल्स बना देती है गवर्नमेंट। हम देखते हैं स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में या चीफडम में हम देखते हैं, जहाँ फिर हम स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि हम रूल्स बना दिए जाते हैं और रूल्स को फॉलो करना होता है। और अगर कोई रूल्स को तोड़ता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो, लीगल एक्शन जो है वो उसके ऊपर किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी। पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है और लेजिटिमेसी क्या है। ओके, इसको हम देखते हैं। पावर, पावर क्या है बेसिकली कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें। आपके अंदर एबिलिटी होना कि आप किसी अपनी विशेस को कैरी आउट कराने के लिए, सॉरी, ओके, आप रेजिस्टेंस के बावजूद भी आप कैसे अपने विशेस को फुलफिल करा सकते हैं दूसरे पर्सन के द्वारा। दूसरे पर्सन को आपके अंदर एबिलिटी है कि आप दूसरे पर्सन को कंपेल कर सकें कि आपको ये कार्य करना है। वो अपोज भी कर रहा है, आप वो रेजिस्टेंस भी कर रहा है, और आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें, उसको बता सकें कि आपने कैसे बिहेव करना है। दैट इज़ कॉल्ड पावर। अब पावर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको अथॉरिटेरियन सिस्टम में भी मिलेगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी मिलेगी, ठीक है। तो अब जर्मन सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, तो बड़े ही फेमस सोशलिस्ट हैं जिनका नाम है मैक्स वेबर, जर्मन सोशलिस्ट हैं। तो इनका कहना है कि पावर क्या है, एबिलिटी टू एक्सरसाइज वंस विल ऑफ अवर, अपनी विल को दूसरों के ऊपर थोपना, एक्सरसाइज करना, दैट इज़ कॉल्ड पावर। ये मैक्सवेल ने डेफिनेशन दी पावर। और पावर हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमें पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलती है, अथॉरिटेरियन सिस्टम में देखने को मिलती है। अब सोक्रेटी हो गए, प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, कौटिल्य हो गए, आचार्य कौटिल्य, इन्होंने पावर को इम्पोर्टेंस दी है कि पावर एक बेसिस है ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब पावर्स क्या हैं? पावर्स बेसिकली पोजिशनल पावर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। आपकी पोजीशन है, आप उसके बेस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, आप दूसरे को एबिलिटी है आपके अंदर कि आप दूसरे के को अपनी विल को एक्सरसाइज करें दूसरों के ऊपर। एक होती है लेजिटिमेट पावर।
लेजिटिमेट पावर होती है कि जब आपके अंदर पावर है और सोसाइटी उस पावर को एक्सेप्ट करे और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट पावर। और इलेजिटिमेट पावर होती है जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होती, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज इलेजिटिमेट पावर। एक होती है डिस्क्रीट पावर, एक होती है इनडायरेक्ट पावर। ठीक है, तो हम एक तो डिस्क्रीट पावर वो होती है जो कि सुपीरियर की अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर होती है। और ये किसी वजह से आप जब इनफॉर्मल रिलेशन होता है ना, तो आपको सबॉर्डिनेट और सुपीरियर में, तो एक वहाँ पे आपको कौन सी पावर देखने को मिलेगी? डिस्क्रीट पावर आपको देखने को मिलेगी। अब आप देखोगे कि आपको इनडायरेक्टली जब आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जाती है ना, और इंडिविजुअल जो है वो अवेयर नहीं है कि वो किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं, तो आपको पता नहीं है, आप ग्रुप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप उनके से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट पावर, डिस्क्रीट पावर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पावर हमने पढ़ी, पोजिशनल पावर्स होती हैं, लेजिटिमेट पावर्स होती हैं, डिस्क्रीट पावर्स होती हैं। ओके, तो हम 6 तरह की पावर्स को पढ़ते हैं। एक होती है पोजिशनल पावर, ठीक है, लेजिटिमेट पावर जिसको बोलते हैं, जिसको कि उसका कुछ रोल है, स्टेटस है सोसाइटी में, है ना। तो अब उसके बीच में आगे फॉर्मल अथॉरिटी। अब रेफरेंट पावर क्या होती है? तो अब क्या होता है कि आपके अंदर पर्सनल स्किल्स हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि आपके अंदर रेफरेंट पावर कितनी है, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स कितने हैं, ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट में चेक किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंट पावर। कि आपके अंदर करिश्मा है, लाइकेबिलिटी है। एक होता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट की आपके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप उसके थ्रू आप पावर को एक्सरसाइज करते हैं। एक होता है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर का होता है कि आपके अंदर रिवार्ड करने की कितनी क्षमता है, अगर दूसरा जो है वो काम को करे। ओके, रिवार्ड पावर है, एक्सपर्ट पावर है, रेफरेंट पावर है, लेजिटिमेट पावर है, कोहेसिव पावर है। कोहेसिव पावर क्या है? इसमें क्या होता है, हम पनिशमेंट जब देने की एबिलिटी को, अगर कोई नेगेटिव एक्शन लिया जाता है, जहाँ अनफेवरेबल कार्य किया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, कुछ तरह की पावर को हम एक्सरसाइज करते हैं, हम कोहेसिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इंफॉर्मेशनल पावर की आपके अंदर इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक पावर का काम करती है। तो 6 तरह की पावर्स होती हैं आपके अंदर। रेफरेंट पावर है, इंफॉर्मेशन पावर है, पनिशमेंट पावर है, रिवॉर्ड पावर है, लेजिटिमेट पावर है। तो ये तरह की पावर है। अब अथॉरिटी, अब जब पावर की में जब आ जाती है लेजिटिमेसी, लेजिटिमेट पावर को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी इज बेसिकली लेजिटिमेट पावर। अब मैक्स वेबर ने क्या कहा कि 3 तरह की अथॉरिटीज होती हैं, 3 तरह की लेजिटिमेट पावर्स होती हैं। एक होती है लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक होती है करिश्मेटिक अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गई, कुछ कस्टम्स हैं, ओके, कुछ कस्टम हो सकते हैं, है ना। करिश्मेटिक हो गई कि पर्सनल के अंदर क्षमता है, और लीगल हो गई कि आपके अंदर, आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपके अंदर लीगल अथॉरिटी, ऑफिस में अथॉरिटी है। ओके, तो अब लीगल अथॉरिटी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल में होती है। करिश्मेटिक अथॉरिटी आपके पास डायनामिक पर्सनालिटी है और हिस्टोरिक पर्सनालिटी है। तो ये चीज़ों आप देखिए, जो लीगल रैशनल है, एक है करिश्मेटिक अथॉरिटी, एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक है लीगल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल
ऑफिस में बैठे हैं, जैसे पार्लियामेंट क्या है, उसके अंदर लीगल रैशनल अथॉरिटी है। करिज्मेटिक अथॉरिटी अब किन में थी? नेपोलियन में थी करिज्मेटिक अथॉरिटी, जीसस क्राइस्ट में थी, मार्टिन लूथर किंग में थी, है ना। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे पैट्रियार्की क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो मैंने आपको बताया कि किस मैक्स वेबर ने 3 तरह की अथॉरिटीज का बताया। एक होती है पैट्रियार्कल अथॉरिटी, जिसको ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं। एक जो क्रिस्मा है जी पर्सन में, रेफरेंट पावर है जी बंदे में, उसको हम जैसे नेपोलियन है, हिटलर है, महात्मा गांधी जी हैं, तो इनमें थी क्रिस्मेटिक पावर। उसके बाद आता है लीगल रैशनल पावर। लीगल रैशनल पावर में क्या होता है कि अथॉरिटी जो है वो रिजाइड करती है ऑफिस में। जैसे अब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपके अंदर लीगल रैशनल अथॉरिटी है। आप पार्लियामेंट में जो है वो एक रीजनल सोर्स है, रीजनल रैशनल लीगल अथॉरिटी का। तो 3 तरह की पावर्स की बात की मैक्स वेबर ने। तो ये कौन थे? जर्मन सोशलिस्ट थे मैक्स वेबर। ओके, हमने पावर को डिस्कस किया, हमने अथॉरिटी को डिस्कस किया, हमने लेजिटिमेसी को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं लेजिटिमेसी है क्या। लेजिटिमेसी होता है कि एक प्रोसेस होता है कि हम बना देते हैं एक्सेप्टेबल। अब लेजिटिमेसी कैसी होगा? जब आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट, कोई ग्रुप है, सोसाइटी है, आप सोसाइटी में किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस के प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजिटिमेट। ओके, इसको हम बोलते हैं लेजिटिमेसी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अटैच करते हैं किसके साथ? हम लेजिटिमेसी, हम प्रोसेस जो एक्सेप्टेंस कैसे कराएंगे, किसी चीज़ को हम एक्सेप्टेंस कैसे कराएंगे, हम उसको लिंक कर देंगे नॉर्म्स के साथ, उसको हम वैल्यूज़ के साथ जो लिंक करेंगे, तब हम कहेंगे कि ये लेजिटिमेसी है। तो पावर और लेजिटिमेसी जब मिल जाती है ना, तो हम बोलते हैं अथॉरिटी। तो लेजिटिमेसी जो है वो सोसाइटी एक्सेप्टेबल कर लेती है। ओके, तो अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता हुआ होना चाहिए। अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है। जब पावर के साथ हम लेजिटिमेसी डाल देते हैं तो, और पावर के अंदर इनएबिलिटी है, आपके अंदर स्किल्स हैं, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सको, विल को इन्फ्लुएंस कर सको। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी भी वही है, जब आप लेजिटिमेट पावर को हम बोलते हैं अथॉरिटी। तो 3 तरह की अथॉरिटी होती है। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी हो सकती है, आइडियल रेशनल अथॉरिटी हो सकती है ना। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो सकती है, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी हो सकती है। ओके, तो लेजिटिमेस क्या है? ये एक सोशल साइंसेस है लेजिटिमाइजेशन। तो जिसके हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्ट है, हमारा प्रोसेस है, हमारा डिसीजन है, कुछ भी है हमारा, उसको हम एक्सेप्टेबल बना देते हैं ब्रॉडर सोसाइटी में। कैसे? आप उसको अटैच करते हैं नॉर्म्स के साथ, या उसको हम अटैच करते हैं वैल्यूज़ के साथ। ओके, तो और एक और कॉन्सेप्ट आता है लेजिटिमेसी, मैंने बताया आपको। एक होता है हेजेमोनी। हेजेमोनी क्या होता है? ये किस, उसके अंदर की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कंट्रोल कितना है एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी के ऊपर। एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पॉलिटिकली कैसे कंट्रोल कर रही है, इकोनॉमिकली कैसे कंट्रोल कर रही है, मिलिट्री कैसे कंट्रोल कर रही है, दैट इज कॉल्ड हेजेमोनी। इसका ये भी एक किस्म का इन्फ्लुएंस है। ओके, अब यूरोपियन हेजेमोनी की बात कर लीजिए। उन्होंने कॉलोनाइज किया अफ्रीका को, एशिया को कॉलोनाइज किया। तो कहीं ना कहीं उनकी उनका कार्य कैसे थे कि अपनी जो हेजेमोनी है वो एस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो ये चीज़ है हेजेमोनी। तो हेजेमोनी मिलिट्री भी हो सकती है कि आप बताते हो कि हमारी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इकोनॉमी, आप कहते हो कि आप हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की फर्स्ट डेवलप्ड इकॉनमी है। आप कि हमारे
जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो बड़ी ही एफिशिएंट है, एडवांस है। और दूसरा इंस्टीट्यूशनल, कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, वो बड़े ही सुपीरियर हैं, है ना। आइडियोलॉजिकल, हमारी आइडियोलॉजी है जो बाकी से अलग है, और बाकी से जो है वो इस तरह से जो डायमेंशन है हेजिमोनी के, वो आप इसमें डिस्कस करते हो। तो हमने देखा कि क्या है पावर, क्या होती है पावर, और अथॉरिटी में क्या फ़र्क है, लेजिटिमेसी क्या है ना। पावर के साथ लेजिटिमेसी अटैच करोगे तो अथॉरिटी बन जाएगी। आप विल को एक्सरसाइज करते हो, आप कंट्रोल करते हो, आप हेजिमोनी एस्टेब्लिश करते हो, मिलिट्री एस्टेब्लिश करते हो, पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करते हो, इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश करते हो, आइडियोलॉजिकली क्या एस्टेब्लिश करते हो, इंस्टीट्यूशनली एस्टेब्लिश करते हो। मैथ्स पेपर ने बड़ी अच्छी ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी पावर की। तो मैथ्स पेपर ने 3 तरह की अथॉरिटी का भी जिक्र किया, जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी आती है, लीगल रैशनल अथॉरिटी आती है जैसे पार्लियामेंट है, उसके बाद फिर करिज्मेटिक अथॉरिटी आती है जैसे नेपोलियन थे, हम बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी जी। तो ये करिज्मेटिक अथॉरिटी थी इनके अंदर, ये इनके अंदर एबिलिटी थी कि अपनी विल को एक्सरसाइज करते थे दूसरों के ऊपर, थोपते नहीं थे, लोग मानते थे, ये एक्सेप्ट करते थे। और लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी होता है कि जब आप अपने एक्ट से, आप अपने एक्शन से, जब आप एक्सेप्टेंस करा दो सोसाइटी में अपने एक्शंस को, किसके जरिए? आप उसको अटैच कर देते हो सोशल नॉर्म्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ। सो सोशल नॉर्म्स भी 4 तरह की होती हैं। ये होता है बिहेवियर, कि किस तरह का बिहेवियर आप एक्सेप्ट करते हो। तो इसमें फॉकफेस आता है, इसमें जो हम एवरीडे हर रोज़ दिन प्रतिदिन हम देखते हैं बिहेवियर। उसके बाद आता है मोर्स आता है ना, जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेंस में बिहेवियर होता है। उसके बाद टैबूस आता है, ये और स्ट्रिक्टर सेंस में बिहेवियर होता है। तो फोकवेज, मोर्स, फिर टैबूज, फिर लॉस। लॉस एक कोडिफाइड रूल्स होते हैं, उसको या रिटर्न भी हो सकते हैं, अनरिटर्न भी हो सकते हैं, जिसके द्वारा सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है ना, हेजिमोनी एस्टेब्लिश की जाती है। तो ये आपस में रिलेटेड है, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, हेजिमोनी, ये आपस में रिलेटेड है। ओके, तो हमने डिस्कस किया सोशल सैंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं, कि किस तरह से अगर कोई बिहेवियर करता है तो हम सैंक्शंस, हम रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर। तो पॉजिटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं। अब पावर्स के बड़े सारे टाइप्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, है ना। पावर्स, लेजिटिमेसी पावर हो सकती है ना, कोहेरेंट पावर हो सकती है, आपके पास स्किल पावर हो सकती है, आपके पास रिवार्ड पावर हो सकती है, आपके पास प्रेफरेंट पावर हो सकती है, एक्सपर्ट पावर हो सकती है, कोहर्शन की पावर हो सकती है, इंफॉर्मेशनल पावर हो सकती है। 6 तरह की पावर्स आपके पास हो सकती है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको इन चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप एक होलिस्टिक वे में आप एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते हो, आप चला सकते हो। आप देखो, आप सोसाइटी में भी आप एक अपना एक रुतबा, अपना एक स्टेटस, अपना एक रैंक जो है वो सेटअप कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। क्योंकि इन चीज़ों का बहुत ही बेनिफिट रहता है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्लाई कर सकते हो। आप जो पॉलिटिक्स है ऑफिस में, उसको आप टैकल कर सकते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो, जो आप अपने ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हो। आप इन बहुत सारी चीज़ों को, आप पॉलिटिकल प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से आपने एथिकली जो है वो बिहेव करना है, किस तरह से आपने परसुएशन पावर्स को यूज़ करना है, क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी आपके अंदर है उसको आपने एक्सरसाइज करना है, और अपनी पर्सनैलिटी से आपने उनको जो है वो इन्फ्लुएंस करना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लॉ एंड जस्टिस इन सिंपलर सोसाइटी। ओके, अब लॉ एंड जस्टिस हमने मायर फोर्टे और इवान प्रिचर्स की अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम हमने पढ़ा। हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी
किस तरह से हम करते हैं लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन। अब मजुमदार और मदान, मजुमदार ने और मदान के बारे में क्या बताया। लॉ क्या है बेसिकली, लॉ क्या है बेसिकली एक रूल्स है जिसके ज़रिए आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो टू, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए आप फोर्स का इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉ। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ज़रिए आप, जो आपको ऑथोराइज़ करते हैं कि आप फोर्स का यूज़ करें, आप ताकि हम पॉलिटिकल जो है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम टेरिटरी में सेटअप मेंटेन कर सकें, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम मेंटेन कर सकें। ये मदान और मजुमदार ने डिफ़ाइन किया था लॉ को। तो लॉज जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो वहाँ पे लॉज होते हैं, लेकिन वहाँ पे लॉज अनरिटन लॉज होते हैं, वहाँ पे कोई कोडिफाइड नहीं होते लॉज का, वहाँ पे कोई कोर्ट्स नहीं होती हैं। ये आपको स्टेट में देखने को मिलेगा कोर्ट्स, आपको चीफडम में आपको हो सकता है कि कुछ आपको थोड़े बहुत रिटन लॉज आपको देखने को मिलेंगे। अब जब रिटन लैंग्वेज ही नहीं थी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, प्री हिस्टोरिक कल्चर में, तो वहाँ पे तो आप कैसे लॉ, रिटन लॉज की आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो प्रिमिटिव लॉज की बात करते हैं, तो प्रिमिटिव लॉज जो है वो, क्योंकि हम देखते हैं कि किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता था, क्लैन बेस्ड, लीनिएज बेस्ड, तो वो आपस में वो रिलेटेड होते थे कॉमन एंसेस्टर्स के थ्रू, मैरिज के थ्रू, कॉन्सैंग्यूनियस रिलेशनशिप के थ्रू, एफिनियल रिलेशनशिप के थ्रू। तो वहाँ के जो लॉज है वो भी कहीं ना कहीं किनशिप से ही डिराइव होते थे। ओके ओके, तो अब उसमें वहां पे पब्लिक ओपिनियन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता था। ओके, ये आप ऐसे मतलब कहा जाता था कि कोई पब्लिक रॉन्ग और प्राइवेट रॉन्ग जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेट करने में वो सक्षम नहीं होते थे। ओके, अब जो सिविल लॉ जो था, है ना, सिविल लॉ जो था वो प्रिमिटिव सोसाइटी में वो बड़ा ही, वो ना के बराबर था। तो वहाँ पे प्रिमिटिव लॉ जो था बेसिकली क्रिमिनल लॉ ही होता था। वहाँ पे क्रिमिनल लॉ हमें ज़्यादा देखने को मिलता था, सिविल लॉ हमें देखने को नहीं मिलता था। ओके, जो जितने भी, क्योंकि छोटा सा ग्रुप होता था, चंद लोग होते थे ट्राइब्स में, है ना, रिश्तेदार होते थे, तो वो वहाँ पे पुलिस तो होती नहीं थी जो कि लॉ एंड ऑर्डर को करेगी। तो वहाँ पे क्या होते थे, जो जितने भी हैं मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वो सारे एज ए पुलिसमैन का काम करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ अनरिटन रूल्स होते थे, अगर कोई उसको नहीं फॉलो करता था उसको क्या कहते हैं कि सिन कर दिया, उसने पाप कर दिया, और पाप अगर किया है तो सुपर नेचुरल पनिशमेंट उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हम आज के टाइम में भी हम ये डिस्कस बात करते हैं कि अगर कोई करप्शन करेगा या कुछ करेगा, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है लीगल अथॉरिटी द्वारा या लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट अथॉरिटी द्वारा, तो उसको सुपर नेचुरल पावर जो है उसको पनिश करेगी। तो आज भी कहीं ना कहीं जो हम प्रिमिटिव लॉज हैं, आज भी ये हमें लॉज देखने को मिलते हैं। अब वो पनिशमेंट, अब वो सुपर नेचुरल पावर्स के द्वारा पनिशमेंट उसको मिलती नहीं है, मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो तो डिबेट करने की बात। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज में कैसे होते थे लॉ, हाँ, किसी ने किसी को मारा तो मर्डर फॉर एन मर्डर, तो आई फॉर एन आई। ठीक है, जैसे टीम ऑफ नाइजीरिया, इसकी हमने पहले भी हमने डिस्कशन किया, है ना। तो ये लीनिएज बेस्ड, क्लान बेस्ड ग्रुप है, टेनेंसी ऑफ गाना, टीम ऑफ नाइजीरिया, है ना। तो टीम ऑफ नाइजीरिया में हमें देखने को मिलता था ये लॉस, प्रिमिटिव लॉस हमें देखने को मिलते थे। ओके, अब लॉस की बात की तो हम एविडेंस कैसे हम गैदर करते थे। अब एविडेंस जो है, एविडेंस के ऊपर फोकस कम होता था, तो उसको कहा जाता था कि उसको एक किस्म का ओथ उसके बोला था कि आपको कसम खानी है, आपको ओथ करनी है भगवान के नाम के ऊपर। ठीक है, तो अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, मेलर जो होते थे, ठीक है, तो एक सेक्रेट स्वॉर्ड होती थी, तलवार होती थी,
ठीक है, वो उसको टच करके, उसको पकड़ के वो क्या करता था, ओथ लेता था, ओथ लेता था सैक्रेड स्वॉर्ड से। तो वो कहता था कि मैं दोषी हूँ या निर्दोषी हूँ। तो वो अपनी, वो दोषी तो बोलेगा नहीं, वो तो यही कहेगा कि उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के वो कहेगा कि मैंने ये गुनाह नहीं किया है, और अगर मैंने किया है तो मैं अगले दिन बच जाऊँ। आज के टाइम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम बातें करते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, अपने सोसाइटी में, हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर मैंने ये गलत काम किया है तो मैं, भगवान मुझे कल ही मार दे। अगर मैंने ये अपराध किया है तो मेरे को सुपर नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो मेरे को पनिश करेंगे। ये हम आज भी देखे हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। और ये अब देखा जाए, ये कहीं ना कहीं जो हमारे, अब कह सकते हैं कि ये भी तो कंट्रीब्यूशन है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की, हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में ट्राइबल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन है ये चीज़ें भी। ओके, अब एविडेंस जो है जो है वो किस तरह से, बड़े सारे तरीके से एविडेंस होता था, जी मैंने बताया आपको। ओके, अब रेडक्लिफ ब्राउन ने टिबिन नाइजीरिया और ओंजे ट्राइब जो है अंडमान में को स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि लॉ को स्टडी किया उन्होंने सिंपल सोसाइटी में। तो यहाँ पे क्या होता है, सैंक्शंस होती हैं टिब ऑफ नाइजीरिया में, वो होता है रेसिप्रोसिटी एज सैंक्शन। अगर किसी ने खून किया है तो उसका भी खून कर दिया जाएगा, उसको मर्डर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है रेसिप्रोसिटी एज सैंक्शन। और ब्लैक मैजिक के जरिए, जैसे पब्लिक ओपिनियन, मौकरी बनाई जाती है, मजाक उड़ाया जाता है, आज के टाइम में मौकरी की जाती है जो गलत काम करता है। तो ये उसने देखा अंडमानीज में मौकरी का सिस्टम है ना। तो किस तरह से वो जो है प्रिवेंटिव लॉस किस तरह से है वहाँ पे, सैंक्शंस हैं जैसे नाइजीरिया में। उन्होंने मर्डर फॉर एन मर्डर, मर्डर करोगे तो मर्डर, खुद का भी मर्डर आपको हो जाएगा। तो नाइजीरिया में स्टडी की, अंडमान में देखा उसने कि अगर आप ब्लैक मैजिक के ज़रिए, रिचुअल्स के ज़रिए जो है, रिचुअल्स क्या थे, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाएगा, है ना, ताकि उसको सैंक्शंस दे दी जाएगी, उसको मॉकरी किया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन उसने देखा, उसको बेइज्जती की जाएगी इसकी, है ना। तो ये चीज़ें आर एन ब्राउन ने पढ़ी कहाँ पे, अंडमान एंड नाइजीरिया में। तो ये आप केस स्टडी आप होल्ड कर सकते हैं। अब मेलिनोस्की ने बुक लिखी थी क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी। तो क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी की बुक लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी प्रिमिटिव लॉज के बारे में डिस्कस किया। मेलिनोस्की ने क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी, किस तरह से वो रिचुअल्स होते हैं उनके, वो कस्टम्स बनाए हुए होते हैं कि कोई क्राइम करेगा तो कस्टम के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी, उसको कुछ औत कर लेने के लिए कहा जाता है ना, उसको गाँव से निकाला जाता है। और हेनरी मैने ने बुक लिखी थी एंशिएंट लॉ, वो भी उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में आपको प्रिमिटिव लॉज देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको सैंक्शंस देखने को मिलती हैं, पब्लिक ओपिनियन देखने को मिलता है, वहाँ पे कोई पुलिस तो होती नहीं है, वहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे एज ए पुलिस का काम करते हैं। तो हेनरी मैनेज की एंशिएंट लॉ की बुक कह लीजिए, कस्टम्स एंड क्राइम इन सैवेज सोसाइटी की बात कर लीजिए, ये बुक लिखी थी किसने, मेलिनोस्की ने। ठीक है, तो वहाँ पे जो मेलिनोस्की ने जो ट्राइब्स पढ़े थे न्यू गिनिया आइलैंड के, जो ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया हैं, या फिर पोलिनेशियन ट्राइब्स ऑफ हवाई आइलैंड्स हैं, है ना, या फिर ओशियानिक ट्राइब्स हैं, तो वहाँ पे आपको प्रिमिटिव लॉज देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम उसने देखा, वहाँ पे कुलरिंग भी प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे प्रिमिटिव लॉज भी है ना। तो ये चीज़ देखो, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में भी आप ट्राइब्स को रिलेट करते हो, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब्स को रिलेट करते हो। इसमें हम स्टेट का, हमने एवोल्यूशन देखो, हम साथ साथ में एवोल्यूशन भी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, हम इकोनॉमिक सिस्टम की एवोल्यूशन भी वो भी हम स्टडी कर रहे हैं, ट्राइबल की इकोनॉमी को हमने पढ़ा।
तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था एवोल्यूशन का। उसके बाद हम चलते हैं लॉ एंड जस्टिस। हमने देखा किस तरह से एविडेंस होता है, किस तरह से ओथ होता है, किस तरह से प्रिमिटिव लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटीज़ में। अब जस्टिस कैसे डिलीवर किया जाता है ना। अब जस्टिस भी तो देना है। ओथ पहले तो क्राइम को क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना है ना। तो लॉज बनाए होते हैं, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो ओथ जैसा सिस्टम होता है, फिर जस्टिस डिलीवर किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब मिलके फैसला करते हैं, है ना। तो अब जैसे क्लान है तो वो सारे रिश्तेदार हैं आपस में, लीनिएज रिश्तेदार हैं आपस में, तो उनमें कुछ कोई गलत करता है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी की कि उसको सजा देने की, है ना। तो कहा जाता है कि आप एक डिवाइन सिस्टम है, सुपर नेचुरल सिस्टम है, अगर आप उसकी वायलेशन करोगे तो उसको भगवान के द्वारा जो है वो पनिशमेंट उसको किया जाएगा, तभी वो अपने पापों से मुक्त होएगा। जहाँ उसको फाइन कर दिया जाता है ना, जहाँ उसको लॉस दिया जाता है, उसको लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको जैसे कोई चोरी करता है ना, तो उसको सज़ा दे दी जाती है, उसको फाइन लगा दिया जाता है उसको, या फिर उसको कोई टास्क दे देंगे, अच्छा आप ये 10 दिन यही काम करोगे, आप 10 दिन आपने जो किसी की चोरी की है तो आपको इन रिटर्न में उसके घर में काम करना पड़ेगा, उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको। या फिर अगर आपने 10 केजी चावल किसी के चोरी किए हैं तो आपको सजा के तौर पे आपको 15 केजी या 20 केजी चावल जो है वो रिटर्न करने हैं। तो इस तरह का जो है वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सभी की। तो क्राइम को कैसे डिटरमिन करते हैं, क्राइम का मैंने बताया कि मेलर्स क्या करते हैं, वो स्वाड के ज़रिए वो ओथ करवाते हैं उससे और बोलते हैं कि तू कबूल कर, ओके। और जहाँ फिर उसको मेलर में क्या कहा जाता है, रेड हॉट सैक्रेड एक्से जो होती है ना, या सैक्रेड स्वॉर्ड होती है उसको टच किया जाता है, या फिर सैक्रेड एक्से होती है उसको लिक करना होता है, ठीक है। अगर वो अनहर्ट नहीं हो तो उसको कहा जाता है, उसको हर्ट नहीं हुआ तो उसको कहा जाता है कि इनोसेंट है। तो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइम मेलर्स में। तो यहाँ से हमने देखा जस्टिस कैसे डिलीवर किया जाता है। एक तो सबकी जिम्मेवारी होती है और दूसरा क्राइम को डिटरमिन किया जाता है ना। क्राइम का अगर मोटिव भी हो, जरूरी नहीं है कि उसने क्राइम कर दिया है तो उसको सजा मिलेगी, अगर उसका मोटिव भी है, उसकी कोई इंटेंशन भी है, उसकी भी उसको सजा मिलती है। एविडेंस, तो एविडेंस से क्या होता है कि किसी की इनोसेंस को या किसी को गिल्ट साबित करना है तो एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं। इसमें कोई जज तो नहीं होता है ना, तो जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन को करे, है ना। तो उसमें क्या होता है, सुपर नेचुरल सपोर्ट के ऊपर वो रिलाई करते हैं। जैसे ओथ सेरेमनी होती है, ओथ में क्या आता है कि वो उसको कहा जाता है कि आप प्रॉमिस करो कि आप झूठ नहीं बोलोगे, गॉड के नाम पे प्रॉमिस करो कि आपने ये काम नहीं किया है ना। अगर वो गलत करेगा तो भगवान उसको सजा देगा। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान के डर से, सुपर नेचुरल डर से, वो जो सिनर है वो अपनी गिल्टी को, है ना, वो झूठ नहीं बोलेगा। ओथ कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, मेलर्स में मिलेगा, ओरवान्स में मिलेगा, मुंडास में मिलेगा। ओरवान्स मुंडास में ये क्या करते हैं, ओरवान्स मुंडास क्या करते हैं, मेलर्स तो मेलर्स जो होते हैं ना वो तो स्वॉर्ड से करते हैं अपना ओथ, तो या लीक करते हैं। मुंडा ओरवान ये क्या करते हैं, मुंडा ओरवान जो है ये कैसे करते हैं ओथ सेरेमनी, ये टाइगर्स की स्किन के ऊपर बैठते हैं। तो टाइगर की स्किन के ऊपर जब ये बैठते हैं तो उसके ऊपर बैठ के वो ओथ लेते हैं, वो अपने आप को गिल्ट या फिर इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो स्किन के ऊपर अगर वो झूठ बोलते हैं
तो टाइगर उनको खा जाएगा। उनके दिमाग में, माइंड में डर होता है कि टाइगर खा जाएगा झूठ बोलेगा तो, है ना। अब इसको कि कितना ही वो इफेक्टिव होते होंगे प्रिमिटिव सोसाइटीज में, है ना। तो चीज़ें जो आई हैं अब, तभी तो आई थिंक जो एविडेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी, या फिर डीएनए टेस्टिंग, है ना, या फिर विटनेस, आई विटनेस, वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तभी तो जजेस की ज़रूरत पड़ी, तभी तो कॉडिफाइड लॉज की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि ये कितने इफेक्टिव थे, कितने नहीं थे, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ ये मेरे को डिस्कस बताओगे कि ये जो चीज़ें हैं कि आपने टाइगर की स्किन पे बैठना है, तो वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं, मुंडास हैं, तो इस तरह का वहाँ पे वो मैकेनिज्म है। और जो गिल्टी पर्सन होगा वो इतना डरा हुआ होगा, वो डेयर नहीं करेगा कि लाई, वो झूठ बोले। वहाँ पे इस तरह का जो है। हाँ, अब मॉडर्न लॉज में भी देखें, ओथ ली जाती है, कहा जाता है अदालत में, मैं गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ, मैं बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ। तो ये आज के मॉडर्न सिस्टम में भी ये प्रेजेंट है ना। तो बट सिर्फ रिलाई इसी पे नहीं हो रहा है, फॉरेंसिक एनालिसिस पे रिलाई हो रहा है, आई विटनेस पे रिलाई हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे रिलाई किया जा रहा है, वीडियो प्रूफ पे रिलाई किया जा रहा है, और एविडेंस पे रिलाई किया जा रहा है, और बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। डीएनए टेस्टिंग हो रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो है वो गिल्ट को, क्रिमिनल को या इनोसेंट को प्रूफ किया जा रहा है। तो ये है लॉ एंड जस्टिस। अब देखो किस तरह से जस्टिस, एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक तो होता है कि क्राइम को कैसे डिटरमाइन करना है ना। ओथ है उसके लिए, एविडेंस है उसके लिए, मोटिव से भी पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद ऑडियल, तो उसको पेनफुल टेस्ट, है ना, उसको अपना गिल्ट या फिर इनोसेंस जो डिटरमाइन करने के लिए उसको डेंजरस पेनफुल टेस्ट किए जाते हैं, है ना, वाटर के साथ, फायर के साथ, चारकोल के साथ, है ना। अब ऑर्गान्स में टाइगर स्किन के ऊपर बैठ के भी ओथ होता है। ऑडियल में क्या होता है कि ये ओथ में क्या होता है कि प्रॉमिस करते हैं, वो कसम खाते हैं इन द नेम ऑफ गॉड। और ऑडियल में क्या होता है कि उसको टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उसके हथेली पे एक चारकोल का जलता हुआ पीस रख दिया जाता है ना। तो जो कहा जाते हैं कि ये सस्पेक्टेड है थेफ्ट के, है ना। तो अगर एक जो है चारकोल को की पेन को जो बियर कर लेता है तो उसको इनोसेंट कहा जाता है। तो ये चीजें हैं, ओथ है, ऑडियल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोटिव है, वेयर्ड गिल्ट है। वेयर्ड गिल्ट में क्या होता है कि उसको वैल्यूएबल पोजेशन को, वैल्यूएबल चीज को नष्ट कर दिया जाता है ना। अगर क्राइम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, फाइन हो जाएगा, कैश भी देना पड़ेगा, काइंड भी देने, काइंड में की फॉर्म में भी हो सकता है ना। सीरियसनेस कैसी है क्राइम की, है ना। तो जैसे नेटिव अमेरिकन जो हैं, तो उनकी जो कुछ कीमती चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अगर क्रिमिनल की कीमती चीज़ होगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, तो हमने ये देखा कि किस तरह से लॉ एंड जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑथ होती है, मेलर्स में है, ये ऑर्गान्स में है, मुंडास में है, टाइगर की, लेपर्ड्स की स्किन चीफ, लेपर्ड स्किन के ऊपर बैठ के वो प्रॉमिस देते हैं नेम ऑफ गॉड, ऑर्गान्स और मुंडा। या फिर मेलर है, वो क्या करते हैं, रेड हॉट एक्सी को लीक करते हैं 3 टाइम्स। अगर वो एस्केप कर जाए अनहर्ट तो उनको इनोसेंट माना जाता है। और या फिर आपको देखने को मिलेगा पाम के ऊपर ऑर्गान्स में वो क्या करते हैं, चारकोल को, बर्निंग चारकोल को रखते हैं, और अगर उसको पेन नहीं होती है तो वो इनोसेंट माना जाता है। अगर वो बियर नहीं कर पाता है तो कहा जाता है कि वो गिल्ट है। और वहाँ पे डर होता है कि फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ सुपरनेचुरल पावर, फियर ऑफ टाइगर। तो इन चीज़ों से, फियर की वजह से वो क्या करते हैं, लॉ एंड जस्टिस को रेगुलेट करते हैं,
लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करते हैं, जस्टिस को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, आपने एग्जांपल्स भी देनी है ना। आपने जो प्रिमिटिव लॉज में डिस्कस किया था रॉबर्ट ब्रैडक्लिफ ब्राउन ने, जो ऑनजस का स्टडी किया उन्होंने, तो है ना। तो हेनरी मैने ने बुक लिखी थी जिसमें एंशिएंट लॉ है, उसमें भी उन्होंने प्रिमिटिव लॉज का जिक्र किया है। क्राइम एंड जस्टिस इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बुक लिखी थी इसने मेलिनोस्की ने, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी। तो उसके बाद मेलिनोस्की ने जो हेट्रोबरियन आइलैंडर्स में देखा कि वो क्या करते हैं, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जो है वो वहाँ पे मौकरी की जाती है ना। वहाँ पे मौकरी के ज़रिए पनिश किया जाता है, या फिर वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा रिचुअल्स के ज़रिए, ये ब्लैक मैजिक का रिचुअल होता है, वहाँ उसके ज़रिए जो है वो सैंक्शंस लगाई जाती है ना। रेसिप्रोसिटी किया जाता है, सैंक्शंस। जैसे नाइजीरिया में आपने देखा किस तरह से मर्डर के बदले मर्डर किया जाता है। ओके, हमें कितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्कॉलर्स का नाम हमें सुनने को मिला, है ना। वैक्स वेबर ने पावर को डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया, है ना। तो पावर को मैक्स वेबर ने डिफाइन किया, जो कि जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, है ना। फिर हमने हेजिमोनी को डिस्क्राइब किया, हमने लेजिटिमेसी को डिस्क्राइब किया, है ना। हमने टाइप्स ऑफ अथॉरिटी को डिस्क्राइब किया, है ना। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अथॉरिटी की टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस की। ओके, हमने पावर्स को जो है लेजिटिमेट पावर, कोहेरेंट पावर, स्किल पावर, फोर्स पावर, ये सारी पावर्स को हमने डिस्कस किया, है ना। फिर हमने जो डिफरेंट सोशल नॉर्म्स हैं, चाहे वो फॉकवेज है, चाहे वो मोर्स है, चाहे वो टैबूज है, चाहे वो लॉज है, ये क्या है, सोशल नॉर्म्स हैं। तो नॉर्म्स की किस तरह से आपको बिहेव करना है सोसाइटी में, ठीक है, किस तरह से आपने सोसाइटी ने बता के रखा हुआ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आपने अकॉर्डिंगली बिहेव करना है, दैट इज कॉल्ड सोशल नॉर्म्स। तो सोशल सैंक्शंस लगा दी जाती हैं। तो एजेंसीज हैं सोशल कंट्रोल की बहुत सारी, फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, मीडिया है, देन कोर्ट है, देन लॉस है, देन मोर्स है, देन फोकवेज है, देन कस्टम्स है, देन लॉस है, एजुकेशन है ना, रिलीजन है, ये भी एक किस्म का सोशल कंट्रोल का काम करता है। सोशल सजेशंस हैं, ओके, मोर्स हैं, फॉकवेज हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, ये है मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। ओके, अब सोशल कंट्रोल पॉजिटिव सोशल कंट्रोल भी है, नेगेटिव सोशल कंट्रोल भी है। कॉली ने कहा कॉन्शियस सोशल कंट्रोल, अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल की बात की। तो ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड सोशल कंट्रोल है ना, स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल है, नॉन स्पॉन्टेनियस सोशल कंट्रोल है, इसमें गुरविच ने डिफाइन किया। डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है, इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल है, इसमें कार्ल मैनहेम ने जो डिस्क्राइब किया डायरेक्ट सोशल कंट्रोल और इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल को। फिर हमने पढ़ा सोशल कंट्रोल है क्या। ऑजबर्न एंड निमकॉफ ने बताया सोशल कंट्रोल क्या है, कि प्रेशर होता है सोसाइटी का ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। ऑजबर्न एंड निमकॉफ की डेफिनेशन से हमने सोशल कंट्रोल को डिफाइन किया। और हमने पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी स्टडी किया, हमने चीफडम स्टडी किया। हमने जो देखा जाए तो अगर हम देखें तो पैलेयोलिथिक पीरियड हम चलते हैं, मेसोलिथिक पीरियड में बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, न्यूलिथिक पीरियड में हमें ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, और हमें ब्रॉन्ज एज में हमें चीफडम देखने को मिलते हैं, और हमें आयरन एज में हमें किंगडम देखने को मिलते हैं। तो आप प्री हिस्टोरिक पीरियड को, प्री हिस्टोरिक कल्चर को आप रिलेट कर सकते हो फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मेंशन कर दोगे सेंटेंस आंसर में कि हमें जो बैंड्स जो थे वो हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिला, ट्राइब्स हमें देखने को मिले न्यूलिथिक पीरियड में, हमें चिफडम देखने को मिले हमें ब्रॉन्ज एज में, और हमें किंगडम हमें देखने को मिले आयरन एज में, है ना। आयरन के वो हथियार बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, एक्सेस होते थे, स्वॉर्ड्स होती थी, तो वो इससे वो लड़ाइयाँ करते थे, है ना। तो हमने आपको एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह से जो है आपको जो बैंड्स हैं, बैंड्स में क्या होता है, बैंड लीडर होता है, ट्राइब में ट्राइब का लीडर होता है या हेडमैन होता है, जब चीफडम्स में चीफ होता है, और किंगडम में किंग होता है, क्यून होती है, प्रेसिडेंट होता है स्टेट्स में,
ये फॉर्म्स है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, हमने ये भी डिस्कस किया। हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं वो भी डिस्कस हमने की। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती हैं, है ना। तो मायर फोर्टे एंड इवान प्रिचर ने अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करके पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही सब फील्ड है। ओके। हाँ, अगर हम इंडियन ट्राइब्स में आपको एक और केस स्टडीज़ में आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इंडियन ट्राइब्स में आपको ये देखने को मिलता है। अब देखिए युआंग जुआंग, ठीक है। युआंग कहाँ का है? आई थिंक उड़ीसा का ट्राइब है, ठीक है। उड़ीसा का ट्राइब्स है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, वहाँ पे विलेज की काउंसिल होती है जुआंग में, जिसको हम बोलते हैं पिर, PIRH। विलेज की काउंसिल होती है, वहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, ठीक है। और पीर का क्या होता है, सरदार होता है, ठीक है, जिसका काम होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। और पीर के आगे क्या होते हैं, 6 सर पीर पीर होते हैं। और सब पीर का हेड कौन होता है, सरदार होता है ना। पीर का हेड सरदार होता है। और पीर के अंदर जो है सब 6 सब पीर होते हैं, तो वो भी सरदार, सब पीर का सरदार अलग होता है, तो पीर का सरदार अलग होता है ना। तो जो प्रधान होते हैं वो क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, है ना। प्रधान जो है मीटिंग अटेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको पीर देखने को मिलेगा, है ना। तो है ना, तो पीर में क्या होएगा, एक सरदार होएगा जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। सब पीर भी होएंगे, 6 सब पीर होएंगे, तो उसको भी हेड जो करेगा सरदार करेगा। एक प्रधान होएंगे। तो जो विलेज का जो होगा ना, विलेज काउंसिल में भी जो है होते हैं कौन, काउंसिल में आपको पीर को हम क्या बोलते हैं, विलेज काउंसिल बोलते हैं। और सरदार भी होगा और वहाँ पे प्रधान भी होंगे। प्रधान क्या करेंगे, जो कि जो गवर्न होते हैं अंडर सब पीर, सब पीर जो है वो प्रधान को कंट्रोल करते हैं। प्रधान क्या करता है, डिसीजन लेता है जुडिशियल मैटर्स में, लॉ एंड मैटर्स में। तो पीर आ गया ऊपर टॉप पे, सब पीर आ गया नीचे, और उसके नीचे आ गया प्रधान। ये आपके जो मैं पॉलिटिकल सिस्टम के केस स्टडी में डिस्कस कर रहा हूँ, जो जुआंग्स ट्राइब है उड़ीसा की, वहाँ पे आपको विलेज काउंसिल देखने को मिलेगी, जिसका बोलते हैं हम पीर। पीर के बाद आएगा सब पीर आएगा, फिर प्रधान आएगा। अब एक और कौन ट्राइब है, और जुआंग की स्टडी किसने की थी, एन पटनायक। एन पटनायक ने जुआंग की स्टडी की थी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी किया था, और उन्होंने इस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। तो इसमें अगर हम देखें, सुरजीत सिन्हा है ना। तो सुरजीत सिन्हा ने पॉलिटिकल सिस्टम ईस्टर्न इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। एन पटनायक ने जुआंग सिस्टम को स्टडी किया। उसके बाद एन पटनायक ने कोन के सिस्टम को भी स्टडी किया। तो क्या होता है कि डोंगरिया कॉन्स जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, मंडल होते हैं। एक जो मुथा ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पे मुथा नाम की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे विलेज काउंसिल होते हैं, पर हमने पढ़ा विलेज काउंसिल होते हैं कहाँ पे, जुआंग्स में। तो यहाँ पे कौन्स में मुथा ऑर्गेनाइजेशन होती है। और मुथा ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो मुथा के जो हेड को है उसको हम बोलते हैं मंडल। और जो डोगरिया कौन्स में जो विलेज चीफ होता है उसको जानी बोलता है, जो कि स्पोक्स पर्सन होता है विलेज का, उसको हम बोलते हैं जानी। ओके। तो ये था हमने तो वहाँ पे जनी होता है, मुथा हेड होता है ना।
तो मुथा हेड और जनी क्या करते हैं? मुथा हेड और जो चीफ होते हैं, विलेज चीफ होते हैं, है ना, दो डोंगरिया कौंस हो गए। तो डोंगरिया कौंस क्या करते हैं? तो जो मुथा का हेड होगा वो क्या होगा? मंडल होगा। ओके, तो हमने देखा किस तरह से पीर होते हैं, सब पीर होते हैं, फिर उसके बाद प्रधान होते हैं, और यहाँ पे मुथा हेड होता है जिसको मंडल बोलते हैं। विलेज का जनी होता है, मंडल होता है, जनी होता है जो कि, और बिस्मजी एंड बरिका वर्क करते हैं जनी के अंदर। तो कुतिया कौंद विलेज, कुटिया कुटिया कौंद विलेज, अब गोंडा जो है वो क्या होता है? विलेज का मैसेंजर होता है। तो मुथा जो है एक सोच बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। देखो वहाँ पे जो लैंड के डिस्प्यूट होना, बाउंड्री के डिस्प्यूट होना, है ना, तो ब्राइड कैप्चर के ऊपर लेके कोई भी डिस्प्यूट हो जाना, तो उसको कौन जो है वो कौन ट्राइब में जो मुथा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको टैकल करती थी। तो मुथा ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा, मुथा का हेड होगा, उसको हम बोलेंगे मंडल। जनी होगा क्योंकि कौन डोंगरिया कौन का जो विलेज चीफ होगा वो जनी होगा। ठीक है, तो जनी के अंडर भी लोग काम करते हैं, जिसका बिस्माजी एंड बारिका, बिस्माजी एंड बारिका जो काम करते हैं जनी के अंदर। तो एक होता है डोंगरिया कौंस और एक होता है कुटिया विलेज चीफ, उसको हम बोलते हैं माजी। माजी को विलेज चीफ, एक जो डोंगरिया कौंस का विलेज चीफ उसको जनी बोलते हैं, और जो कुटिया गोंड ट्राइब का जो हेड है उसको हम बोलते हैं माजी। माजी और जनी ये दो होते हैं जो कि विलेज के चीफ होते हैं। और एक होता है मैसेंजर जिसको हम बोलते हैं गोंडा। गोंडा का काम है मैसेंजर का काम करना। तो ये मुथा ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कौंस में। कौंस और जुआंग सिस्टम का मैंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टडी की। सुजात सिन्हा ने भी बहुत सारी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया। तो गाइस इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे। तो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया। दो वीडियोस में हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको बड़ी नॉलेज होगी इन सब चीज़ों से। अब मैं एडिशन में वैल्यू एडिशन करूँगा, मैं कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज इंक्लूड करूँगा। हर एक टॉपिक में आपको इनफ नंबर ऑफ केस स्टडीज़ दे दूँगा, ठीक है, ताकि काफ़ी 200, 250, 300 केस स्टडीज़ जो कंटेम्प्रेरी केस स्टडीज़ होंगी, रेलेवेंट केस स्टडीज़ होंगी, वो मैं बना के दे दूँगा। साथ में टेम्पलेट्स भी बना के दे दूँगा आपको। टेम्पलेट्स क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा गाइस। तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? कोंद का हमने पढ़ा पॉलिटिकल सिस्टम, और हमने पढ़ा जुआंग का पॉलिटिकल सिस्टम। किस तरह से माजी होता है, जनी होता है, गोंडा होता है ना? किस तरह से मुथा ऑर्गेनाइजेशन होती है, विलेज काउंसिल होती है, पीर होता है, सब पीर होता है, प्रधान होते हैं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है ना। अल्टीमेट एम क्या है? सोशल ऑर्डर करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना, पीस को बनाए रखना, है ना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।